गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 11 के न्यूमेरिकल पर चर्चा कर रहे थे हम। तो देखिए आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। ठीक है, फिर क्या कह रहा आगे, एक वास्तविक बिंब इसके सामने फोकस दूरी पर रखा है। तो इसकी प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी तो आप दे रखी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। एक वास्तविक बिंब इसके सामने फोकस दूरी पर रखा है, तो वास्तविक बिंब बन रहा है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, बिंब दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और फोकस दूरी पर है तो बिंब दूरी फोकस दूरी क्या हो गई, तुल्य। और फोकस दूरी आपको f दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, इसकी प्रतिबिंब स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दर्पण सूत्र की यूज में लेते हैं। दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f = 1/b + 1/u ये होता है। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है f के स्थान पर आप रखेंगे तो f ये है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। v हमें ज्ञात करना है, प्रतिबिंब स्थिति या प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी है। u का मान -f है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1/f का प्रक्षेपण कीजिए इस साइड में, तो कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, 1/f ये इधर आएगा, प्लस का गया 1/f = 1/v। आगे देखो तो देखिए लघुत्तम लेते हैं f, तो क्या जाएगा, 1 + 1 = 1/b, 2/f 1/v। व्युत्क्रम करने पर क्या गया, f/2 v/1, अर्थात v की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, f/2। तो फोकस दूरी ये आदि प्राप्त होती है प्रतिबिंब स्थिति, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का जो प्रतिबिंबता है वो काल्पनिक और सीधा प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में हो गया प्रतिबिंब स्थिति का मान, जो स्थिति है या प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है किसके बीच में होगा, P और F के मध्य, ठीक है ना। तो इस अवस्था में ना जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण से दर्पण से 20 सेमी दूरी पर रखी एक अवतल दर्पण से
20 सेमी दूरी दूर रखिए पिन का प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेमी दूरी पर प्राप्त होता है। 40 सेमी दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है क्या, एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी रखे पिन का प्रतिबिंब, तो 20 सेमी अवतल दर्पण है, ध्यान रखना। तो इसमें प्रतिबिंब दूरी होगी और फोकस दूरी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक अवतल दर्पण से 20 सेमी दूरी रखे पिन, तो 20 सेमी दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु रखी हुई, इसका अर्थ है आपके पास बिंब है ये, और बिंब दूरी रखिए 20 सेमी, ठीक है ना। तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। कैसी होगी, ऋणात्मक। तो बिंब दूरी आपके पास ऋणात्मक प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है। पिन का प्रतिबिंब, तो कौन प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी सेमी पर, 40 सेमी दूरी पर बनता है। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी किससे लिखते हैं, v के द्वारा, और 40 सेमी है, और अवतल दर्पण है तो क्या लगेगा, ऋणात्मक चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना आपको, f का मान ज्ञात करना है। क्या है, दर्पण है, तो दर्पण सूत्र यूज में लेते हैं। दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f, v का मान -40, तो -40, u -20, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20। 1/f इक्वल 40 और 20 का लघुत्तम 40, -1, 20 का भाग 40 में 2 बार, तो -2, ठीक है। तो 1/f -3 on 40, तो f इक्वल व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये आपके पास मान प्राप्त हो गया। और भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर देते हैं। तो एक बार 3/9 13.3 सेमी कुछ से प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो अपवर्तनांक वेग और तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। तो पहले मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ कि माध्यमों का जो अपवर्तनांक होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, कक्षा 10 में भी आपके पास ये कि अपवर्तनांक और चाल में क्या संबंध होता है। तो देखिए, जैसे एक माध्यम में किसी तरंग का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में उसका वेग v2 है, उनके अपवर्तनांक क्या है, n1 और n2 है, तो n2/n1, ये संबंध होता है अपवर्तनांक में और चाल में। इसी प्रकार तरंग दैर्ध्य में आ जाए तो तरंग दैर्ध्य संबंध आप क्या ले सकते हो, v1/v2, ये तो निकालेंगे तो आएगा λ1/λ2, ठीक है। और अपवर्तनांक में पूछे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो λ1/λ2 n2/n1। तो ये फॉर्मूले यूज में लेंगे आगे। तो देखिए क्या दे रखा है आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं इससे संबंधित। तो देखिए
अगला क्वेश्चन में रखा है प्रकाश के किसी रंग में वायु की तरंगदैर्ध्य कितनी दे रखी है? 6000 एंगस्ट्रॉम है। 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, फिर क्या कह रहा आगे, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जो जल में 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो देखिए क्या दे रखा है, उसके आधार पर ध्यान रखना। तो वायु में तरंगदैर्ध्य दे रखी है आपको, तो वायु में तरंगदैर्ध्य दे रखी है, तो मान लीजिए एयर के लिए तो ए लगा देते हैं। तो इसके लिए है आपको दे रखी है तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम। इसी प्रकार ये जल में कितनी हो जाती है? 4500 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो तरंगदैर्ध्य W वाटर, तो इसमें तरंगदैर्ध्य देखिए 45 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा क्या लिखा है? क्योंकि तरंगदैर्ध्य किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? लैम्डा के द्वारा व्यक्त करते हैं। और कह रहा है जल में इसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तो देखिए अभी मैंने आपको समझ बताया था लैम्डा W अपॉन लैम्डा, ठीक है। और संबंध किस किस में पूछा है? तरंगदैर्ध्य और चाल में अर्थात वेग में इसका संबंध पूछा गया है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, VW अपॉन VA, लैम्डा W अपॉन लैम्डा E, ठीक है। ये समझौता में बताया था। अब देखिए इसके आधार पर VA क्या है, हमें ये मान दे रखा है, ये दे रखा है VA। तो वायु में प्रकाश की चाल फिक्स होती है, कितनी होती है? VA वायु में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है, ठीक है ना। आपके पास ये चाल होती है। और इसी प्रकार आपको पूछी किस में गई है? जल में पूछी गई है, चाल क्या होगी? VW। तो देखिए इनके आधार पर देखते हैं, इनको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। जैसे लैम्डा A है तो लैम्डा A का मान यदि मीटर में चेंज करते हैं तो क्या जाएगा? 6000 × 10⁻⁻⁻, ये मीटर हो गया। आपको मैं बताया था एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। इसी प्रकार लैम्डा W में 4500 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि आपको पता है मात्रक MKS पद्धति में ले रहे हो तो सभी मात्रक किस में होने चाहिए? MKS पद्धति में होने चाहिए, ठीक है ना। कई बार चेंज करते हैं इसको, कई बार नहीं करते हैं, क्योंकि अनुपातिक एक दूसरे से कट जाते हैं, लेकिन करके दिखाते हो बेस्ट रहता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नंबर कटने के चांस नहीं रहते हैं, बाई चांस नंबर कट सकते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं VW। तो इससे संबंधित जो वैल्यू है वो रखिए। V की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ लैम्डा W, तो लैम्डा W का मान कितना था? जल में तरंगदैर्ध्य 4500 × 10⁻⁻10। लैम्डा A तो 6000 × 10⁻⁻10, ठीक है। 10⁻⁻10 आपस में कैंसिल हो गई, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रह गया? VW, ठीक है। VW मान तो 3 × 10⁻8 इधर गुणा में चला जाएगा, क्या रहेगा? 45 60 3 × 10⁻8, ठीक है।
कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैंसिल करते हैं, 15 3 45, 15 चौके 60, ठीक है। तो देखिए वी डब्ल्यू का मान क्या आएगा, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, गुणा 10 की घात 8, भाग में क्या गया 4, वी डब्ल्यू बराबर, तो भाग देते हैं 4 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया, तो 4 दूनी 8, 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो जल में प्रकाश की जो चाल होगी वो ये होगी 2.25 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान रखना मात्रक आपस में चेंज अवश्य करके दिखाना, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, जल तथा कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 3/2 है, क्रमशः 4/3 व 2/3 है। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में गमन करती है, कांच से जल में गमन करती है, क्या कह रहा है, जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः दे रखे हैं आपको, और पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, क्योंकि जल में गमन करती है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, जैसे आपने देखा हुआ हम लिखते हैं n2/n1 n2 लिखते हैं ना, वैसे हम लिखते हैं पानी का n, देखिए इसका पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक तो क्या होता है, NWG द्वारा लिख देते हैं, मान लीजिए NWG पानी के सापेक्ष पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो NW/Ng, ठीक है, NW/Ng। तो NW क्या है, तो आपको पानी से समझदार था, जल से समझदार आपको अपवर्तनांक दे रखा है, कितना दे रखा है 4/3। तो NW, चूंकि NW का मान आपको दे रखा है 4/3 और कांच का जो अपवर्तनांक दे रखा है
एन जी ग्लास, तो उसका पूर्णांक रखा है आपको 2/3। ठीक है, इसलिए एन डब्ल्यू जी निकालना है, नॉर्मल है निकाल सकते हो। इसके अनुसार मान रखते हैं एन डब्ल्यू, तो एन डब्ल्यू का मान क्या 4/3, इसका मान है 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। तो पानी का कांच के सापेक्ष अपूर्णांक क्या गया, 2 आ गया। कितना गया, 2। तो मात्रक हीन होता है, ध्यान रखना। ये 3/2 है, 2/3, वो देख लो। सॉरी, यदि इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार यहाँ पर चेंज करके 3/2 दे देता है, तो उसके स्थान पर वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 हो तो यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा, ये 3/2, 3/2, तो 8/9 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो ना आराम से। सब ये ध्यान रखना है। एन डब्ल्यू जी तो पानी का है वो कांच के सापेक्ष अपूर्णांक एन डब्ल्यू अपॉन एन जी, सिर्फ वैल्यू रखनी है, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, 4/3 हो, 3/2 हो, इस प्रकार रख सकते हो। हमने 2/3 लेकर हल किया था, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए। एक क्वेश्चन दे रखा है 6 सेमी की एक वस्तु है। अगला क्वेश्चन, 6 सेमी की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेमी पर स्थित है, 30 सेमी पर स्थित है। परिणामी प्रतिबिंब ऊंचाई का परिमाण, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण, ऊंचाई का परिमाण 2 सेमी है। ठीक है, 2 सेमी दे रखा है, और क्या कह रहा है, तथा प्रतिबिंब व्यतिक्रमित है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा बन रहा है, तथा प्रतिबिंब व्यतिक्रमित है। तो ध्यान रखना, विशेष कंडीशन दी है, व्यतिक्रमित है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्या पूछा आपको, लेंस की फोकस दूरी पूछी है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, आपको मैंने पहले बताया था, एक तो आवर्धनता जो होती है, क्योंकि यहाँ पर बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है आपको। बिंब की ऊंचाई दे रखी है 6 सेमी और प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी है 2 सेमी, और ये क्या है, व्यतिक्रमित है, तो -2 सेमी होगी। ठीक है ना। और आपको आवर्धनता सूत्र बताया था मैंने, एक आवर्धनता सूत्र ये होगा, आवर्धनता सूत्र से m = h-h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लेते हैं हम m बराबर v/u, तो पहले इससे वैल्यू रख देते हैं। तो हमें क्या क्या दे रखा है इस प्रश्न में, चूंकि हमें दे रखा है बिंब की ऊंचाई दे रखी है h, लिख देते हैं यहाँ पर बिंब की ऊंचाई,
तो वस्तु की ऊंचाई कितनी थी 6 सेमी, अर्थात बिंब की ऊंचाई हो गई, ये वस्तु है तो 6 सेमी। प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी थी आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी दे रखी थी, एच डैश द्वारा लिख रहे हैं 2 सेमी। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, व्यतिक्रमित बन रहा था, तो -2 सेमी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके आधार पर इसकी आर्द्रता निकालते हैं, इसलिए एम एच डैश -2 और एच 6, ठीक है, 1 2 या 6। तो आपके पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, एम की -1/3, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बिंब दूरी और दे रखी है, यू का मान, लेंस की बिंब दूरी, यू का मान रखा है 30 सेमी। और मैंने बताया था कैसा भी लेंस हो चाहे दर्पण हो, यू जो होता है वो क्या होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि लेंस हो चाहे दर्पण हो, वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है। तो यू का मान दे दिया -30 सेमी। और पूछा क्या है आपको, फोकस दूरी पूछी है, ठीक है, क्या पूछी है, फोकस दूरी, एफ का मान पूछा है। तो इसमें आवर्धनता का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, आवर्धनता सूत्र से वो होगा m बराबर F/U + F। इस प्रकार का मैंने आपको हल करके बताया था आवर्धनता सूत्र क्या होता है, तो आप निकाल सकते हो। ये एक सूत्र आपने ये देखा था m बराबर V/U, यहाँ से लेंस सूत्र की सहायता से V की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, तो m का मान आ जाएगा, ठीक है। m का मान आपके पास था -1/3, तो -1/3। f आपको ज्ञात करना है, ठीक है। u का मान आपके पास था 30, -30 प्लस f, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर गुणा कर दो, यहाँ पर -1 है, इसको गुणा करेंगे -30 है, इसको -1 से गुणा करेंगे +30 हो जाएगा, -1 को f से गुणा करेंगे -f हो जाएगा, f को 3 से गुणा करेंगे 3f हो जाएगा। इस f को इधर ले जाओ, इस 3f इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया देखो 30, 3f और 1f 4f, आ गया नहीं आ गया। f की वैल्यू निकालेंगे, ये 4 भाग में चला जाएगा, हल करते हैं, 7 बढ़ गया, ठीक है, 7.5 सेमी। f की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 7.5 सेमी। और यदि पूछ लिया जाए ये किस प्रकार का लेंस होगा, तो इसकी प्रकृति आप बता सकते हो, फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो ये उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल लेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है वो और हल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आराम से इनको निकालिए, आप क्या कीजिए, इनकी वैल्यू चेंज करके उसके स्थान पर आप अपनी तरफ से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है, और हल करके देखिए, ओके।